हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। चलिए जी, आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेके आए हैं बजट के ऊपर। आज हम डिटेल में देखेंगे कि इस बार बजट में क्या कुछ हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए और क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो लेके आई है गवर्नमेंट आपके लिए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ में अपने बाकी के लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये बजट जो है ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे आप किसी कारोबारी बिजनेस में हो, चाहे आप किसी और किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो, या आप एक आम नागरिक हो, तो ये आप सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। और साथ में ये भी कहता चलूँ आपको, जो भी बच्चा हमारे इस चैनल पे नया है उनसे मैं कहता चलूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी नई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हों उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचाई जा सके। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि हमारे पास पैसा आता कहां से है और हम लोग इंडिया के अंदर पैसा कहां पे खर्च करते हैं, तो हमारे पास बचता क्या है, क्या कुछ होगा। ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने बजट से। ठीक है, यहाँ पे बजट जो है ये इंटीरियम बजट है इस बार 2024-25 का। यहाँ पे गलती हो गई है, शाबाश। यहाँ पे ये जो है इसको याद रखिएगा, 2024-25 का ये बजट जो है, सॉरी मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, तो यहां पे मैं आपको कहता चलूं कि इस बार इसको हम इंटीरियम बजट कहते हैं। अब यहां पे सवाल, सबसे पहला सवाल आप सब बच्चों के पास होगा कि भाई इंटीरियम बजट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि इंटीरियम बजट क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं कहता चलूं कि इंटीरियम बजट जो है, जो भी गवर्नमेंट अपने लास्ट मतलब उसका जो है लास्ट चल रहा हो और उस फाइनेंशियल ईयर जो है उस नए फाइनेंशियल ईयर में नई गवर्नमेंट बन के आती है, लेकिन कुछ महीनों के लिए बजट लाया जाता है और उस बजट को हम कहते हैं इंटीरियम बजट। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है इंडिया के अंदर वो कब से स्टार्ट होता है, वो फर्स्ट अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। और इसके बाद आप जानते हैं कि 2024 का जो ईयर है ये पार्लियामेंट इलेक्शन का ईयर है। तो आप जानते हैं कि इस बार अगर बात करें तो आपकी अप्रैल और मई के महीने में यहाँ पे इलेक्शन होने और जून में जो है नई गवर्नमेंट इलेक्ट होके आनी है। और अब ये 2 महीने जो हैं, जो आपका अप्रैल और आपका मंथ मई का जो महीना है, इनके लिए ये बजट तैयार किया गया है। ठीक है, शाबाश। अब देखिए यहाँ पे है बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें अपने आइन की, तो हमारे आइन के अंदर बजट नाम की कोई भी चीज मेंशन नहीं है। सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं मैं आपको, और आपको भी ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमारे आइन के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट नाम की कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, बजट वर्ड ही हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शाबाश। वहां पे क्या है, वहां पे है हमारे यहाँ, शाबाश, वहां पे है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो आर्टिकल 112 से लेके 117 तक के जो है इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डील करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया, फॉर एग्जांपल अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या वर्ड है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वर्ड बजट बिल्कुल नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये हमारा कौन सा आर्टिकल डील कर रहा है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 से लेके 117 तक जो है इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डील करते हैं। शाबाश। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद यहां पे देखिएगा कि आर्टिकल 266 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये देता है पार्लियामेंट को एक किस्म का अप्रूवल कि वो पैसा ड्रा करे कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, CFI, इससे पैसा जो है ड्रा किया जाए। तो यहां पे एक और क्वेश्चन बन गया कि कौन कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो वहां से पैसा निकाले और अगले आने वाले ईयर के लिए जो है एक अपना बजट तैयार करे। ठीक है, शाबाश। अब ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, थोड़ा सा मैं इसको स्टैटिक में समझाने की कोशिश करूंगा कि बजट को तैयार कौन करता है। इसको तैयार करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर एक और डिपार्टमेंट आता है जिसको हम कहते हैं बजट डिवीजन, जो न्यू दिल्ली के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की अंदर ही एक बिल्डिंग है, वहां पे जो है इसको तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहां से तैयार होता है। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक और डिपार्टमेंट आता है जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर एक और डिपार्टमेंट आता है जिस डिपार्टमेंट को हम कहते हैं बजट डिवीजन, जो न्यू दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है उसके बिल्कुल ग्राउंड हम कह सकते हैं कि फ्लोर पे ये बजट डिवीजन है, वहां पे इसको कड़ी सिक्योरिटी के अंडर जो है इसको तैयार किया जाता है। शाबाश, हो गया क्लियर यहां तक सबको? शाबाश। उसके बाद बात करें लॉन्गेस्ट वर्ड्स के हिसाब से, आज तक अगर बात करें सबसे लंबा
मतलब जितने उनकी स्पीच में जो वर्ड इस्तेमाल किए गए वो बजट जो है 1991 में दिया गया है बाय फाइनेंस मिनिस्टर, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह की जानिब से 1991 वाला जो बहुत ही ज़्यादा बजट हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे फेमस था, जिसमें हम एलपीजी मॉडल लेके आए। ठीक है, ये टॉपिक कभी और मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ याद रखिएगा कि लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स 18,650 वर्ड, यहाँ पे देखिएगा 18,650 वर्ड जो है इसने अपनी स्पीच में इस्तेमाल किए थे 1991 में, और तब फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह। तो ये हमारा इन द टर्म्स ऑफ वर्ड सबसे लॉन्गेस्ट था। वहीं पे लॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ, शाबाश, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीच। सबसे लंबा स्पीच जो दी है वो 2.42 आवर्स की दी है 2020 में बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। 2020 की अगर हम बात करें तो स्पीच के हिसाब से, वो वर्ड के हिसाब से था और ये स्पीच के हिसाब से था, तो सबसे लंबा जो है स्पीच दी गई है आज तक। मतलब अगर हम बात करें अपनी हिस्ट्री 1947 से लेके टिल नाउ तक, हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है कि सबसे लंबी स्पीच जो है बजट की वो दी गई है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 2020 में। जो टाइम था उनका 2.42 आवर्स। और इस बार की अगर हम बात करें तो 2024-25 का, तो सिर्फ 1 ही घंटे की स्पीच जो है वो दी गई है इस बजट को लेके। तो याद रखिएगा इस बार क्यों, क्योंकि ये इंटरिम बजट है। शाबाश। चलिए अब क्या हुआ इस पूरे बजट को, मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा जो बजट है, सबसे ज़्यादा बार बजट को जो पेश किया गया है देसाई जी के द्वारा 10 टाइम्स पेश किया गया। अगर बात करें हम आज तक की हिस्ट्री की अपनी, शाबाश, 10 टाइम्स जो है इनके द्वारा पेश किया गया है। वहीं पे पी चिदम्बरम की बात करें तो 9 टाइम्स जो है उन्होंने बजट को पेश किया है। मनमोहन सिंह ने 6 टाइम्स किया हुआ है। वहीं पे निर्मला सीतारमन की अगर बात करूं तो ये वाला बजट जो था इनका भी ये 6 वाला बजट था। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है स्टैटिक को लेके। चलिए अब हमने बजट को जो है 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बताऊंगा मैं आपको सबसे पहले कि क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सी अनाउंसमेंट किए गए, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए जी, निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो है इस बार बजट की जब स्पीच स्टार्ट की गई तो उसने पहले स्टार्टिंग में आपके 4 इंपॉर्टेंट जो है 4 इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश में सिर्फ 4 ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट हैं। ठीक है, एक गरीब, एक युवा, एक महिलाएं और एक किसान। याद रखिएगा 1, 2, 3 का भी आपसे पूछा जाए कि किस बजट में स्पीच में वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे देश में हमारे लिए सिर्फ 4 ही जातियाँ हैं, तो वो 4 जातियाँ कौन कौन सी हैं? वो है आपका एक गरीब, एक आपका युवा, एक आपका महिलाएं और एक आपका किसान। बेसिकली ये जो नारा है ये पीएम मोदी के द्वारा दिसंबर 2023 में एक दिया गया था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरे देश में टोटल 4 ही जातियां हैं जिसको हम गरीब, युवा, महिलाएं और किसान कहते हैं। वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि पास्ट 10 इयर्स में हमने 25 करोड़ पीपल जो है उन्हें निकाला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि 34 लाख करोड़ जो है हमने ट्रांसफर किया है थ्रू पीएम जन धन अकाउंट्स। हमने पीएम जन धन के तहत 34 लाख रुपया जो है डायरेक्ट ट्रांसफर किया हुआ है, जिसके चलते हम लोगों ने सेव किया है 2.7 लाख करोड़ बाय लीकेज। यहां पे समझिएगा कि जिस तरह से पहले मतलब यहां से पैसा यहां आता था, उसके बाद यहां, उसके पास यहां, एक लंबी प्रोसेस होती थी, तो अब इतनी लंबी लाइन के बजाय हमने डायरेक्ट यहां से यहां राब्ता किया है, जिसके चलते हमने जहां पे पैसा, यहां पे पैसा जो जाया होता था उसको कम, हमने कितना पैसा बचाया है 2.7 लाख रुपीस जो है हमने लीकेज से बनाया है। ठीक है, बचाया है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें इन्होंने कही, शाबाश, इन्होंने कहा कि 2013-14 की अगर बात करें तो हमारा पर कैपिटा इनकम मींस कि पर इंडिविजुअल की जो इनकम थी वो 68,752 हुआ करती थी, यानी 68,752 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम इन 2024। वही चीज़ जो है इस बार अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम जो है 2023-24 की जो है वो 98,374 रुपीज़ हो गई है। तो दैट इज़ 43.5% जो है इसमें इजाफा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या किया इन लोगों ने, शाबाश, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज की, इन्होंने कहा कि हमने इस बार जीडीपी की डेफिनेशन जो है वो नहीं दी हुई है। यहां पे समझिएगा ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरी इकोनॉमी को चेंज किया,
ठीक है। जीडीपी के आप बात जानते हैं, जीडीपी का मतलब जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे कंटेक्स्ट में, हम अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको जो है इस तरह समझते हैं, कुछ गवर्नेंस, जी फॉर गवर्नेंस, डी फॉर डेवलपमेंट, पी फॉर परफॉर्मेंस, मींस इसके बेस पे हम इस अपनी कंट्री को लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद शाबाश, क्या कुछ इंपॉर्टेंट और किया, इन्होंने कहा कि हमने इस बार 10 करोड़ जो है एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए, जो हमने दिए पीएमयूवाई स्कीम के तहत। वहीं पे इन्होंने कहा कि हमने 39.9 करोड़ एलईडी बल्ब्स जो है वो प्रोवाइड किए, 72.2 लाख एलईडी ट्यूबलाइट्स जो है हमने उजाला स्कीम के तहत जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो हमने एसएनएलपी स्कीम के तहत जो है वो दी है। वहीं पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा कि 2023-24 की अगर हम बात करें, 22-23 या 23-24 की बात करें, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 3.2 पे लेके आए। शाबाश, इंपॉर्टेंट है, ये सरकार का आंकड़ा है, ये मैं अपना नहीं कह रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम किया है, शाबाश। वहीं पे इन्होंने हेल्थ के अंदर क्या काम किया, ये देखिएगा, हेल्थ को लेकर इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने कहा कि हमने सर्वाइकल कैंसर के अंदर, जो आप जानते हैं कि आज की डेट में हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके केसेस आ रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन हमने जो है उसके लिए गर्ल्स जो 9 से लेके 14 साल के बीच में जो आएंगे उनको हमने इंकरेज करना है। वहीं पे इन्होंने कहा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत हम लोग ने इनके अंदर जो है चेंजेस लानी है, लाई भी है और भी लानी है। जिस तरह इसमें इनको न्यूट्रिशन वगैरह की जो बात की गई है उसमें हमने चेंज लाना है। वहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि टू बूस्ट इनोवेशन, मींस कि जो नहीं कहते मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया के लिए इन लोगों ने क्या किया कि 1 लाख करोड़ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो इन सब चीजों के लिए टू बूस्ट इनोवेशन, ताकि हम लोग मेक इन इंडिया की प्रोसेस को अपने यहां लेके आए, ठीक है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे स्टेट्स को 75,000 करोड़ एज ए 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन इज प्रपोज टू दिस ईयर। याद रखिएगा, मैं आपको इसको सिंपल में कहता चलूं कि इन्होंने कहा कि हम लोग स्टेट्स को क्या करेंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, 75,000 करोड़ रुपीस का फ्री जो है इंटरेस्ट फ्री लोन 50 ईयर टर्म के लिए स्टेट्स को देंगे, ताकि वो लोग भी अपने स्टेट्स के अंदर काम कर पाए। और शाबाश, तो के शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है 22.5 लाख करोड़ जो है, इन्होंने कहा कि हमने पीएम मुद्रा के तहत जो है पैसा दिया है, जिसमें सिर्फ 30 करोड़ रुपीस जो है सिर्फ वो हमने मुद्रा स्कीम के तहत सिर्फ वुमेन कैटेगरी को दिए, ताकि वो लोग भी ओवर द पास्ट 10 ईयर्स की बात की है कि पूरा 22 लाख करोड़ को जो कह रहे कि हमने पीएम मुद्रा के तहत लोन प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हमने सिर्फ 30 करोड़ रुपीस जो है सिर्फ वुमेन को दिए हैं ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। शाबाश। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हुए कहा कि हम लोगों ने कमिटमेंट की है कि हम टू मीट नेट जीरो बाय 2070। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, याद रखिएगा, ये आपको ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि सरकार ने कमिटमेंट कौन सा ये रखा है कि हम इस साल तक अपने यहाँ जो है नेट जीरो लेके आएंगे। शाबाश, जो भी हमारे कार्बन, जब बाकी जो अननेसेसरी गैसेस जो हमने रिड्यूस जो निकलते हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग में एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो हम कब तक इसको कम करने की कोशिश करेंगे, 2070 तक, ठीक है। उसके बाद हमने सोलर यहाँ पे बात किया कि इसने कहा कि रूफ टॉप सोलराइजेशन जो है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को दिए जाएंगे, जिसमें क्या किया जाएगा, 300 यूनिट जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ हर एक हाउस होल्ड को दी जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम ई बस लेके आए फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वो आप देखते भी हैं, शाबाश। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट पैसा जो है एलोकेट किया है कुछ मेजर स्कीम्स हैं, जैसे एमजी नरेगा की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्कीम इन द कंट्री, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि 2023-24 में हमने टोटल 60, यहाँ पे 60 है, याद रखिएगा, 60,000 करोड़ रुपीस की इन्होंने बात की थी कि हमने इसके लिए जो है पैसा लगाया था, लेकिन इस बार हमने क्या किया, इसको बढ़ा के 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपीस जो है वो देने हैं, ठीक है। और वहीं पे आयुष्मान भारत जो आप देखते हैं हेल्थ के अंदर एक बहुत बड़ी स्कीम चलती है, तो इसमें 2023-24 में है टोटल 72,000 करोड़ रुपीस जो है इसके लिए दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे इस बार 2024-25 में 75,000 करोड़ रुपीस जो है इसके लिए रखे गए हैं, ठीक है। वहीं पे इन्होंने कहा कि फार्मर्स की वेलबींग के लिए हमने 11.8 करोड़ रुपीस जो है
पीएम किसान के तहत, जिसमें आप जानते हैं कि 6,000 पर ईयर जो है हर एक किसान के अकाउंट में आता है। तो इसके चलते आज तक हमने 11.8 करोड़ रुपए जो है पीएम किसान के तहत डायरेक्ट उनको इसका बेनिफिट दिया है। ठीक है, शाबाश। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इनके अनाउंसमेंट जो आपने पार्ट ए में देखे, और आप पार्ट ए में कुछ और भी चीजें वो भी मैं आपको लेके चलूंगा। पहले यहां पे इन्होंने कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत हम लोगों ने 1.4 करोड़ यूथ को जो है इसके अंदर ट्रेन किया हुआ है। वहीं पे इसके चलते इन्होंने कहा कि आईआईटी, एम्स और यूनिवर्सिटी जो है इसका कयाम हमने और ज्यादा अमल में लाया है, जिसके लिए इन्होंने कुछ फिगर्स दिए हैं। 2014 में हमारे इंडिया में टोटल 16 आईआईटीज थी, लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए 2023 की तो यहां पे कुल 23 हो चुकी हैं। वहीं पे इन्होंने एम्स को लेके बात की है कि हमारी कंट्री में 2014 में टोटल 7 एम्स थी, लेकिन आज की डेट की बात करें 2023 की तो हमारी कंट्री में टोटल 22 एम्स हैं। वहीं पे यूनिवर्सिटीज की बात की इन्होंने कि 2014 में हमारे यहाँ 723 टोटल यूनिवर्सिटीज थी, लेकिन 2023 की अगर हम बात करें तो 1113 यूनिवर्सिटीज जो है हमारे इंडिया में काम कर रही है। वहीं पे इन्होंने नारी शक्तियों के ऊपर बात करते हुए कहा कि इसको हमने प्रमोट किया है। अगर हम बात करें ओनली 28% फीमेल इनरोलमेंट हुआ करती थी हायर एजुकेशन, और वो भी स्ट्रीम, अगर बात करें स्ट्रीम मींस साइंस और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं, उसमें आज से मीनस 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो टोटल 28% जो है इनकी इनरोलमेंट प्रोसेस हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। 43% जो है आज की डेट में 2023 में हमने देखा कि इन वुमेन ने इनरोल किया है अपने आप को इन सब स्ट्रीम्स के लिए, और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, शाबाश। यहां तक कुछ चीजें हुई पार्ट ए में जो जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए थे। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा थोड़ा सा पार्ट बी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, शाबाश, वो देखिएगा। थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, शाबाश। थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूंगा अगर आपको दिखाई अच्छी तरीके से दे रहा हो, शाबाश। हाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे पार्ट बी में हम देखेंगे टैक्सेस और पैसे को लेके कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ की तरफ जाता है, और कितना टैक्स हमें कलेक्ट होता है, कहाँ पे हम पैसा लगाते हैं। तो ये भी कुछ डिटेल दी गई है इस बार बजट के अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा टैक्स रिजीम के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज। जो पहले वाला था दैट इज कि अप टू 7 लाख तक आपने कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे नील है। और वहीं पे कॉर्पोरेट टैक्स जो है, जो पहले भी वही था 22%। कॉर्पोरेट टैक्स मीन्स कंपनी टैक्स, जो भी आप अपनी नई फैक्ट्री या कोई कंपनी डालते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है, जिस टैक्स को हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। वहीं पे वो 22% है, उसमें कोई भी चेंज नहीं लाई गई है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है कि अगर आप में से कोई भी बंदा अपना न्यू कंपनी या न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो इसके लिए 22% नहीं होगा, उस पर सिर्फ इनिशियल जो है 15% पैसा टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, शाबाश। उसके बाद अब क्या यहां पे इन्होंने कहा कि विड्रॉवल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2000 इंपॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहां पे की गई है कि जो भी डायरेक्ट टैक्स के तहत जो हमें पैसा आना था 2011 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2015 के बीच में कुछ हमारी आउटस्टैंडिंग्स थी, अब उसको गवर्नमेंट ने जो है माफ कर दिया है। शाबाश। जो भी लोग डायरेक्ट टैक्स के तहत कुछ गवर्नमेंट का पैसा जो है टैक्स उनकी तरफ था, जिसमें हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2011 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2015 के बीच में, उसको गवर्नमेंट ने जो है माफ कर दिया है। ठीक है, शाबाश। उसके बाद पैसा आता कहां पे है, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमारे देश में पैसा आता कहां से है, ठीक है, और हम लगाते वो पैसा कहां पे। देखिएगा सबसे ज्यादा पैसा जो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज का यहां पे मतलब है कि जो गवर्नमेंट हमारी वर्ल्ड बैंक से, जो गवर्नमेंट हमारी IMF से, या कुछ हमारी अपनी कुछ चीजें होती हैं, एसेट होता है गवर्नमेंट, वो जब बेचती है तो उससे जो पैसा आता है वो 28% आता है। समझ गए यहां तक बात। उसके बाद इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा जो है बोरोइंग के बाद इनकम टैक्स से हमें आता है। 19% पैसा जो है इनकम टैक्स से आता है। उसके बाद GST से पैसा आता है, 18% पैसा जो हमारा GST से आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनी टैक्स से हमारे पास 17% टैक्स आता है। शाबाश। उसके बाद अगर हम बात करें तो कस्टम टैक्स से हमारे पास 4% पैसा आता है। यूनियन एंड एक्साइज ड्यूटी से हमारे पास 5% पैसा आता है, और भी छोटे छोटे कुछ टैक्सेस लगाए जाते हैं जिसके पास हमारे पास पैसा आता है। तो नटशेल में याद रखिएगा कि हमारे पास पैसा जो है सबसे ज्यादा पैसा हम बाहर से लेते हैं, चाहे IMF से लें, चाहे हम वर्ल्ड बैंक से लें, या फिर अपने कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के जो एसेट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट कोई कंपनी अपनी बेच देती है, कोई रेलवेज बेच देती है, तो ये सारी चीजें जो है यहां से पैसा हमारा 28% बनता है।
और उसके बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते होंगे कि इनकम टैक्स से हमारे पास दूसरे नंबर पे पैसा हम लोग जो है इनकम टैक्स से गेन करते हैं, उसके बाद जीएसटी से। ये सब चीजें जो फिगर्स से आप देख चुके हैं, आप याद रखने के लिए जो है आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट या अपना नोटबुक पे ये चीजें जो है लिख भी सकते हैं। चलिए शाबाश, अब पैसा जाता कहां पे है, ठीक है, शाबाश। सबसे ज्यादा पैसा जो है वो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। आप देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट यहां पे बन जाता है, जब आप पैसा ले रहे हो वर्ल्ड बैंक से, जब आप पैसा ले रहे हो आईएमएफ से, जब आप किसी और अन्य किसी ऐसी चीज से पैसा ले रहे हो, दैट मीन्स कि वो आपको फ्री में तो देगा नहीं पैसा, वो आपको ऐसे लोन देता है और लोन के चलते आप लोगों ने उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट पे करना है। तो 20% पैसा जो है हम लोग अपने पूरे 100 में से 20% जो है वो कहां पे देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। सबसे बुरी बात है हमारे लिए। उसके बाद हम लोग स्टेट्स को शेयर देते हैं 20%। उसके बाद सेंट्रल स्कीम्स जो स्टार्ट की जाती हैं तो उस पर 16% पैसा लगाया जाता है। डिफेंस पे हम सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं 8%। उसके बाद कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो स्टेट के द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन उसको सेंटर की जानब से भी कुछ पैसा दिया जाता है, तो उसको 8% पैसा हम वहां पे लगाते हैं। और कुछ सेंटर की जानब से सब्सिडीज दी जाती हैं, जैसे आप लोन देखते हैं आज की डेट में हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोन दिए जाते हैं जिसके अंदर जो है सब्सिडीज दी जाती हैं, या कुछ और भी बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनके अंदर जो है गवर्नमेंट की जानब से सब्सिडीज दी जाती हैं, तो वो भी होता है, शाबाश। उसके बाद हाँ, उसके बाद मैं लेके जाऊं कि इस बार अगर हम बात करें 2024-25 का जो हमारा फाइनेंशियल बजट जो था, इसमें हमने किस किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा हमने दिया हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री को, 6.2 लाख करोड़ रुपीस जो है हमने किसके ऊपर सर्व करेंगे, हम डिफेंस के ऊपर सर्व करेंगे। वहीं पे रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है दूसरे नंबर पे है, जिसपे हम 2.7 लाख करोड़ रुपए जो है सर्व करेंगे। रेलवेज के ऊपर हम 2.55 लाख करोड़ रुपीस जो है सर्व करेंगे। वहीं पे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे हम 2.13 लाख रुपए जो है वो सर्व करेंगे। होम अफेयर्स की अगर हम बात करें 2.03 लाख रुपया जो है हम इस पर लगाएंगे। रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 1.77 लाख करोड़ रुपए जो है इस बार उस पर हम सर्व करेंगे। एजुकेशन के ऊपर हम 1.25 लाख करोड़ रुपए जो है वो सर्व करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.27 पैसा जो है हम वहां पे लगाएंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी जिसमें हमने पैसा जो है सर्व करना है, ठीक है। अब कुछ मैं आपको इकोनॉमिक टर्म्स यहां पे समझाऊंगा कि शाबाश, यहां पे कुछ इकोनॉमिक टर्म्स है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, शाबाश। देखिएगा यहां पे पहली टर्म जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है, या जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा कहां से आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में अगर बात करें तो जिस तरह से हम टैक्सेस लगाते हैं, या जो भी चालान वगैरह, जब आप रेड लाइट तोड़ते हो, या आप मास्क नहीं पहनते हो, या आप कहीं मार्केट के अंदर सिगरेट वगैरह पीते हो, तो आप पे चालान किया जाता है। जो पैसा चालान से और जो आपका पैसा टैक्सेस से आता है उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। तो इसमें इस बार हम हमने ये रखा हुआ है कि इस बार हमने जो पैसा है 30 लाख करोड़ रुपए जो है यहां से आने 24-25 में, और यहीं पे हम खर्च और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करें, जो भी हम सैलरीज अपने डिपार्टमेंट के जो लोगों को देते हैं, जो पेंशन देते हैं, तो वो जो है 36.5 करोड़ रुपीस जो है वो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे इसके ऊपर काबू पाती हुई है। तो इस बार जो रेवेन्यू डिफिसिट है वो 2% पे रखा गया, तो काफ़ी अच्छा है। इस बार अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है इसमें। जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा हमारी इकानमी के लिए अच्छा है। बेहतर यही है कि रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो जीरो हो, ताकि इसमें ज़्यादा वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है कैपिटल रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें तो जो भी पैसा हमारा लोन बोरिंग्स वगैरह से जो भी पैसा हम बनाते हैं, जो पैसा हमारे पास आता है, वो हमने 2024-25 के लिए क्या रखा हुआ है, 2024-25 के लिए 17.6 लाख करोड़ रुपये जो है वो आएगा। और वहीं पे इसके जरिए जो पैसा हमने खर्चना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसपे हम रोड या बाकी के जो प्रोजेक्ट या रेलवेज को जो भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें की जाएंगी, तो वो हमारा 15 लाख उसमें ले हमने टारगेट रखा हुआ है। तो ये भी काफ़ी अच्छा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं, जो इनके बीच में जो डिफरेंस होती है उसको हम कहते हैं फिजिकल डिफिसिट, जो 5.1% पे आ चुका है, जो इकानमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बीच में भी जो गैप है वो जितना कम हो इतना अच्छा, जितना पैसा हम आए और इतना ही पैसा हम ताकि आगे भी खर्च करें, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा इकानमी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वहीं पे मैं आपको लेके जाऊंगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको J&K के लिए, कुछ चीज़ें J&K के लिए भी की गई, शाबाश। अगर J&K की बात की जाए तो J&K को इस बार यूटी ग्रांट्स के तहत, आप जानते हैं कि J&K के अंदर कोई गवर्नमेंट है नहीं, J&K इस टाइम जो है सेंटर के अंडर ही काम कर रही है। तो J&K के लिए 37.2
277 करोड़ जो है ये पैसा जो है यूटी ग्रांट्स के तहत JNK को बजट के लिए एलोकेट किया गया है। उसमें मैंने भी पहले भी कहा कि निर्मला सीतारमण के दौरान JNK के लिए भी इंटरिम बजट जो है वो भी पेश किया गया। अब इस पैसे में क्या हुआ, 37.277.44 करोड़ रुपए की अगर बात की जाए तो 35,619.30 करोड़ रुपए जो है इसमें सेंट्रली खुद यहाँ पे खर्चा करेगी। और उसके बाद कुछ पैसा यूटी डिजास्टर रिस्पांस फंड को दिया गया है। फॉर एग्जांपल 2.279 करोड़ रुपए जो है डिजास्टर मैनेजमेंट फंड जो है या डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है उसके लिए दिया गया, ताकि जितने भी आपकी क्लाइमेट यहाँ पे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके स्टेट के अंदर हो तो उसके लिए काम किया जाए। उसके बाद जो है तीन इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखिएगा शॉर्टकट में, इनके लिए पैसा जो है ये एलोकेट किया गया है। और वहीं पे आपका झेलम तवी आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट चल रहा है, झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए जो वो दिए गए हैं, जिसको हाल ही में एक्सटेंशन मिली है डेडलाइन उसकी कंप्लीशन की जो वर्ल्ड बैंक से मिली है। और वहीं पे कुछ और इंपॉर्टेंट पैसा जो है वेरियस अदर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 101.77 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो JNK के बजट को लेके मैंने और साथ में इंटरिम बजट को लेके मैंने आपसे कही। इसमें मैंने सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश की। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।